नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की एयरबोर्न ईयरली वार्निंग सिस्टम को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से अपने 360 डिग्री रोटोडोम वाले डेडिकेटेड एवेक्स प्रोग्राम को फिलहाल के लिए साइड पर रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी नेत्र मार्क 2 प्रोग्राम को प्रायोरिटी दे रही है। नेत्र मार्क 2 जो एयरबस की A330 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाले हैं, 300 डिग्री रडार कवरेज के साथ इतनी एडवांस कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करने वाले हैं कि इंडियन एयरफोर्स को अभी 360 डिग्री रोटोडोम सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो भारत का एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम का सफर नेत्र मार्क 1 प्रोग्राम से शुरू हुआ था, जो एम्ब्रेर की ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड करके बनाए गए थे। और ये सिस्टम 240 डिग्री तक का कवरेज को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इनका एंड्योरेंस और रडार कवरेज लिमिटेड होता था, जिस वजह से लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस में हमको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से 360 डिग्री रोटोडोम वाला एवेक्स सिस्टम को बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें यूएस की E3 सेंट्री जैसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की कोशिश किया गया था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट और टाइम इश्यू को देखते हुए अभी नेत्र मार्क 2 ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। नेत्र मार्क 2 में ट्रायंगुलर एएस रडार सेटअप दिया जा रहा है, जिसमें 2 साइड माउंटेड एरे और एक नोज माउंटेड एरे रडार यूनिट का इस्तेमाल किया जाने वाला, जिससे 300 डिग्री तक की कवरेज को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसका डिटेक्शन रेंज लगभग 400 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होने वाला, और ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन तक को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। साथ ही ये एडवांस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी आने वाला है, जो कि फाइटर जेट, सरफेस टू मिसाइल को रियल टाइम इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। अब सवाल ये कि जब हमें पूरा 360 डिग्री का कवरेज मिलने वाला था, तो अभी नेत्र मार्क 2 के अंदर 300 डिग्री कवरेज वाले एवेक्स को क्यों प्रेफर किया जा रहा है? इसका पहला कारण है कि रोटेटिंग रडार डोम ये भले ही 360 डिग्री कवरेज दे सकता है, लेकिन इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होता है और इनको मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता है। जबकि साइड माउंटेड फिक्स्ड एएस रडार सस्ते पड़ते हैं, साथ ही इनका मेंटेनेंस काफी आसान होता है। इसके अलावा 300 डिग्री का रडार कवरेज भी इंडियन एयरफोर्स की सभी नीड को पूरा कर सकता है, क्योंकि जो 60 डिग्री का ब्लाइंड स्पॉट अभी रहने वाला है या नेत्र मार्क 2 में हमको देखने को मिलने वाला है, वो पीछे की तरफ रहने वाला है और किसी भी हालात में हमारे एवेक्स दुश्मन की तरफ अपनी बैक साइड को फेस करके ऑपरेट नहीं करने वाले। इसी वजह से इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भले ही अभी 360 डिग्री वाले एवेक्स प्रोग्राम को बैकफुट पर रखा जा रहा है, लेकिन आगे चल के नेत्र मार्क 3 प्रोग्राम के अंदर इनको बनाया जाने वाला है, जिनका डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर या उससे ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट VVR मिसाइल को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MBDA UK, जो कि यूरोप की एक लीडिंग मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, अभी डीआरडीओ के साथ मिलकर एक नई बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को बनाने का प्रपोजल दे रहा है। ये मिसाइल मिट्योर मिसाइल को बेस करके होने वाला है, लेकिन इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिससे कि इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की सभी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना संभव हो पाएगा। इसमें मिट्योर मिसाइल के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन MBDA फ्रांस और दूसरे यूरोपियन पार्टनर की तरफ से लगाया गया था, उसको एलिमिनेट या बाईपास किया जा सकता है। यानी कि वर्तमान के लिए मिट्योर मिसाइल को हम सिर्फ रफाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल टाइम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी SU-30 और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्रपोजल MBDA फ्रांस को दिया जा चुका है। लेकिन हर बार नॉन यूरोपियन सिस्टम होने की वजह से इसमें मिट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने से फ्रांस की तरफ से इनकार कर दिया गया था। इसी को अभी MBDA UK की तरफ से बाईपास करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। MBDA UK चाहता है कि भारत के साथ मिलकर मिट्योर मिसाइल की एक नई वेरिएंट को बनाया जाएगा, जिसमें यूरोपियन गाइडेंस सिस्टम और सीकर के बदले डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया इंडियन ओरिजिन गाइडेंस सिस्टम और सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसे तेजस, SU-30 MKI, MiG-29 या फिर किसी भी इंडियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करना संभव हो पाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से मेनली अपनी सीकर और गाइडेंस टेक्नोलॉजी को किसी नॉन यूरोपियन रडार के साथ इंटीग्रेट करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि वो इन सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर ये सिस्टम ही इंडियन ओरिजिन से हो जाएंगे या इनको इंडियन ओरिजिन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो इनको किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही भारत में इसकी लोकल प्रोडक्शन को भी आगे चल के करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलने के साथ साथ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जब भारत अस्त्र मार्क 3 को डेवलप कर रहा है, जिसका परफॉर्मेंस मिट्योर मिसाइल से भी बेहतर होने वाला है, जो कि 340 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक की रेंज में एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक करने में कैपेबल होने वाला है और आने वाले 5 सालों में तैयार भी होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में भारत की तरफ से भी MBDA UK की तरफ से जो प्रपोजल दिया जा रहा है, उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गिरने और चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2025 तक हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन मौजूद था और 2025 की एंड तक 29 तक गिरने वाला है। इस सिचुएशन में पायलट को हाईली ट्रेंड बनाना बहुत ही जरूरी बन चुका है, लेकिन लिमिटेड एयरक्राफ्ट, हाई कॉस्ट और मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अभी पायलट ट्रेनिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिमुलेशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि हाइपर रियलिस्टिक सिनेरियो और डाटा ड्रिवन लर्निंग के जरिए पायलट ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि AI पायलट ट्रेनिंग से हमको क्या फायदा मिलने वाला है। तो एस्टिमेशन के मुताबिक AI पायलट ट्रेनिंग को अडॉप्ट करने से हर साल हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट की 30 से 40% की फ्लाइट आवर को सेव किया जा सकता है, जिसे नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इससे फ्यूल भी बचने वाली और हर साल हम 500 करोड़ से 700 करोड़ के आसपास सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वाइड वैरायटी के थ्रेट को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिसमें रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में दुश्मन की सबसे एडवांस वेपन के साथ भी बैटल को सिमुलेट करना संभव हो सकता है, जिसमें PL-15 से लेकर चाइना की J-20 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस AI ट्रेनिंग सिस्टम में Su-30 MKI, रफाल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, जिससे हमारे पायलट ट्रेनिंग कर पाएंगे। और अभी इस प्रोग्राम में DRDO, HAL और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है और इनिशियली इसमें 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें इस्तेमाल होने वाली सिमुलेटर में से 20 सिमुलेटर को अपनी मेजर एयरवे जैसे कि ग्वालियर, हसीमारा और हकीमपेट जैसे एयरवेज में इंस्टॉल किया चुका और 2027 तक से 50 और सिमुलेटर को लगाने का फैसला भी किया जा रहा है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स के सामने खड़े हुए कुछ मेजर खतरों के बारे में है। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चाइना के एडवांस PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के रफाल, Su-30 MKI और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश किया गया था। हालांकि PL-15E को बहुत ही एडवांस माना जा रहा था, लेकिन ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए थे। इसका मेजर कारण ये था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से मिसाइल को काफी लंबी दूरी से फायर किया गया था और इस वजह से जब ये इंडियन एयरस्पेस में एंटर किए थे तो इंडियन एयरफोर्स की सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए थे और इसमें उतना एनर्जी भी वहां पे नहीं बचा था। लेकिन अभी के हालात में इंडियन एयरफोर्स के सामने जो मेजर प्रॉब्लम आने वाली वो PL-15 नहीं बल्कि PL-17 मिसाइल होने वाली, क्योंकि ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है, जिसे खास करके एवेक्स और टैंकर जैसे बड़े साइज के टारगेट को हिट करने के लिए बनाया जा रहा है या डेवलप किया गया। और अगर ये मिसाइल पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट अपने एयर स्पेस में रहकर ही इंडियन एयर स्पेस में अंदर तक ऑपरेट करने वाले एवेक्स और टैंकर जैसे एयरक्राफ्ट को इजीली टारगेट कर सकते हैं। सबको याद होगा इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम की वजह से भारत की तरफ से पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर 200 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर अंदर तक एक नो फ्लाई जोन को क्रिएट कर दिया गया था, जिस वजह से पाकिस्तानी एवेक्स बॉर्डर के 200 से 300 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास PL-70 जैसे मिसाइल आ जाता है तो ये सेम सिचुएशन पाकिस्तान भी भारत के सामने क्रिएट कर सकता है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये मिसाइल चाइना के पास भी अभी मौजूद होने वाला है, जिस वजह से दोनों फ्रंट में हमारे लिए PL-17 एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और इसको मिट्योर मिसाइल काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी PL-15 के खिलाफ भी मिट्योर मिसाइल का कोई भी परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला है और अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 भी PL-17 को मैच नहीं कर सकते, जिस वजह से अगर PL-17 को बैलेंस करना है तो भारत को या तो सेम रेंज तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल को डेवलप करना पड़ेगा या फिर रशिया से R-37 जैसे मिसाइल को एक्वायर करने का विचार करना पड़ेगा, जिसको पहले से रशिया की तरफ से Su-57E के साथ और एग्जिस्टिंग Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी सारंग आर्टिलरी गन्स की फर्दर इंडक्शन को टेम्परेली रोकने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एवेल्स की तरफ से सप्लाई किए गए गन्स में क्वालिटी इशू को स्पॉट किया गया, खास करके मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कंपोनेंट में इशू नोटिस किया गया है। सारंग प्रोजेक्ट को 2018 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोजेक्ट में 130 mm स्टैंडर्ड की M46 आर्टिलरी गन को 155 mm और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया था। इसके अंदर 300 पुराने गन को मॉडर्न वॉरफेयर स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाने वाला था, जिसके बाद इनकी रेंज 27 किलोमीटर से इंक्रीज होकर 39 किलोमीटर तक होने वाला था। 200 करोड़ का यह प्रोग्राम इनिशियली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दिया गया था, जो अब डिसॉल्व हो चुका है और अभी से
एवेल्स यानी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से हैंडल किया जा रहा है। अभी तक एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से 159 अपग्रेडेड गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मेटलर्जिकल डिफेक्ट को नोटिस किया गया है। इसी वजह से बाकी 141 गन के इंडक्शन को रोकने का फैसला किया जा रहा है और जब तक एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन डिफेक्ट को ठीक नहीं किया जाता है तब तक आर्मी की तरफ से इनको अपने सर्विस में शामिल करने से मना किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से बताया गया कि सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी मजल ब्रेक को लेकर पाया जा रहा है और मजल ब्रेक रिकॉल को रिड्यूस करते हैं और फायरिंग एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं, लेकिन एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन 200 मजल ब्रेक सिस्टम को एक प्राइवेट वेंडर से लिया गया था पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं कर पा रहे और फॉल्टी मजल ब्रेक सिस्टम होने की वजह से ऑपरेशन को रिस्क में डाल रहे हैं, साथ ही सोल्जर की सेफ्टी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आर्मी के सीनियर सोर्सेस की तरफ से बात बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम एवेल्स को पहले से यानी कि 2 साल पहले से बताया जा चुका था, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई प्रॉपर सोल्यूशन को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, यानी कि रेक्टिफिकेशन में डिले होने के साथ साथ सब स्टैंडर्ड रिपेयर सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा रहा है और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से इन गन की फर्दर इंडक्शन को रोकने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।